हाँ जी, हेडिंग डालिएगा, पेज नंबर 29 पर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल मोशन। सर मेरा 18th क्वेश्चन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल मोशन। अब आप ये देखिए कि अगर मेरे को कोई भी पार्टिकल दे रखा है और 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है कि वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में भी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और वाई एक्सिस में भी पोजीशन चेंज हो रही है। कैसे पता लगता है इस चीज़ का? ग्राफिकली देख लीजिए, यहाँ पर मेरे पास है वाई एक्सिस और यहाँ पर है एक्स एक्सिस। इधर ओरिजिन है, मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है कहीं पर भी, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर उधर, ऐसे ऐसे ऐसे, टेढ़ा मेढ़ा कहीं पर भी मूव करते हुए वो यहाँ पर पहुँचा। मैंने इस इंस्टेंट पर मैंने सोचा कि इस इंस्टेंट पर ज़रा देखता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर किसी जगह पर जाते हैं, ठीक है, और आपके पहुंचने से 2-4 घंटे बाद आपके किसी फ्रेंड को आना है, तो आजकल एक नया ट्रेंड चला है, भाई मेरे को ना अपनी लोकेशन भेज दो, ठीक है, और मैं उस लोकेशन के हिसाब से अपने आप आ जाऊँगा। अब आप वो लोकेशन जो है कैब वाले के साथ शेयर कर देते हैं, या आप अपने मोबाइल में अगर अपनी गाड़ी से या स्कूटर से जा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में आजकल वो लगा देते हैं, वो गूगल मैप्स पर वो GPS लगा कर वो देखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो वो जो पोजीशन शेयरिंग होती है, पोजीशन का मतलब क्या है कि मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ मैं एक्चुअली अपने कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ उसको। पहले ये जो GPS की फैसिलिटी है सिर्फ ये आर्म फोर्सेस के पास होती थी, अब जो डोमेस्टिक पर्पजेज़ है, डोमेस्टिक पर्पजेज़ में भी ये चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि एक तरह से लोकेशन शेयर करना अपनी, तो लोकेशन का मतलब आप बताना कि हम किस पॉइंट पर खड़े हुए हैं। तो जो ये GPS होता है ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है, तो इसमें क्या होता है, इसमें अर्थ के सेंटर को ओरिजिन मानकर किया जाता है, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें हम पढ़ते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और वो जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है उसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जाता है। तो हम ले रहे हैं उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई और जेड वाला, उसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जाता है। तो वो चीज़ तो बिल्कुल अलग हो गई। अब इस पर आ जाइए, हमने कहा कि कैसे पोजीशन बताते हैं, तो हमने कहा कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे वाई एक्सिस पर। दोनों जगह हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ठीक है। और फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए वो एक्स है, ऐसे ही ये देखेंगे कि ये तो एक्स एक्सिस वाला हो गया, तो ये आपने ड्रॉप करा, और फिर ये वाला वाई एक्सिस वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला डिस्टेंस कितना, माना कि ये वाई है, तो ये जो पॉइंट पी है ना, इसको आप वेक्टोरिकली ऐसे लिख देंगे, आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे एक्स कॉमा वाई लिख देंगे। और अगर इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ऐसे ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो हमारा OP वेक्टर है ना, जिसको अगर हमने आर वेक्टर बोल दिया शॉर्ट में, इसको क्या बोला जा सकता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पोजीशन निकालने का सीधा सीधा फंडा ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। चलिए जी, इसके अलावा और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये वाला टॉपिक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, तो ये एज इट इज़ आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि ये होता है। उसके बाद अगला देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर अ मोशन इन 2 डायमेंशंस। अब अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कैसे निकाला जाता है वो देखिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर अ मोशन इन 2 डायमेंशंस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये समझिए क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है
कि कोई भी वेक्टर कितना डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस का मतलब क्या, अपनी जगह से कितना हट गया, ठीक है, कितना डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस का मतलब यही होता है अपनी जगह से हट जाना। तो इसको देखिएगा कि हमने क्या करा कि ये वाई एक्सिस बना लिया और ये एक्स एक्सिस बना ली, ठीक। अच्छा, अब मैंने ये कहा, मान लिया हमने कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बनाई। इस प्लेन में कोई भी पार्टिकल है, कोई चींटी है, मान लीजिए कोई चींटी ऐसे चलती है, ये इस तरीके से गई, ऐसे 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 चलेगी। मान लीजिए ये उसने पाथ ट्रैवल करा। अब हमने ये कहा कि सपोज अ पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन अलोंग द कर्व पाथ एज शोन इन फिगर बी। द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी एक्स वाई एट टाइम टी एंड एट पी डैश एक्स डैश वाई डैश एट टाइम टी डैश। हमने ये कहा कि शुरुआत में हमने मान लिया कि पार्टिकल जो था, कोई भी पार्टिकल, एंड मान लिया हमने कोई चींटी है, तो वो जो है वो पॉइंट पी पर थी। फिर थोड़ी देर बाद वो पॉइंट पी डैश पर पहुंच गई, पी और पी डैश। अब देखिएगा जो ये पी है, हमने पहले ही बता दिया कि जो पी है, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, और जो पी डैश है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो मैंने क्या करा, जब पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हैं, तो हमने क्या करा कि पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पर, और ऐसे ही पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया वाई एक्सिस पर, कर दिया। तो आप ये देखिए कि यहाँ से लेकर ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना हो गया, एक्स हो गया, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, और ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना हो गया, वाई हो गया। हो गया इतना। इसी तरीके से जो पी डैश है अब हम क्या करेंगे कि हमने ये जो पी डैश है इसको ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से, ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से जो पी डैश है, पी को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन करा, पी डैश को भी ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। और आप समझ गए होंगे कि पी डैश से अगर मैं ड्रॉप करूँगा परपेंडिकुलर, तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स डैश। इसी तरह से ओरिजिन से अगर मैं यहाँ से पी डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ वाई एक्सिस को, ये वाई डैश एक्स डैश हो गया और वाई डैश हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, ये हो गया मेरे पास ओ पी वैक्टर, ये हो गया ओ पी डैश वैक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब पी से पी डैश तक कितना डिस्प्लेस हुआ, तो पी पी डैश, ये ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया ना, ये मैंने क्या करा, मैंने पी को पहले उसे ज्वाइन करा। तो हम क्या करेंगे, ये अगर इसको ढंग से समझना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को निकाल कर बाहर रख देंगे, ऐसे मैंने ऐसे कर दिया। ये पॉइंट हो गया पी और ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया पी डैश, ये ओपी हो गया, ये ओपी डैश हो गया। समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाकर दिखा रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल को निकाल कर बाहर रख रहा हूँ, और फिर मुझे देखना क्या है कि वो जो एंड है वो पहले यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर थी, अपने का पी से पी डैश तक बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट फैक्टर बता, ये एरो लग गया। हम ये कहेंगे कि एक जगह से मान लीजिए ओ से पी डैश तक हम जा रहे हैं, रास्ते कहते हैं, कहेंगे बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओपी वेक्टर प्लस पी पी डैश वेक्टर। एक तो ये रास्ता हो गया ओ से पी डैश तक पहुंचने का, और एक ओ से पी डैश तक पहुंचने का सीधा रास्ता ओ पी डैश, ओ पी डैश ये हो गया। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि पी पी डैश वेक्टर। पी पी डैश वेक्टर को इधर रखना, ये हो गया ओ पी डैश वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, और क्या किया गया कि ये वाला जो वेक्टर था, इस वाले वेक्टर को बोल दिया आर वेक्टर, इस वाले वेक्टर को बोल दिया आर डैश वेक्टर, और इस वाले वेक्टर को बोल दिया डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर। देखो
डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, बस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होता है। ठीक है, आपको करना क्या होता है, बस ये याद रखिए कि आपको करना क्या होता है, आप इसमें ऐसा करेंगे कि अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि आप P से P डैश तक जा रहे हैं, आप P से P डैश तक जा रहे हैं, चलिए एक और चीज़ बताता हूँ उसमें। जैसे ये P है तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x, y, और ये P डैश है, P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x डैश, y डैश। तो इनको जरा हम i कैप और j कैप वाली टर्म्स में लिखते हैं। तो हमने कहा कि जब मैं डेल्टा आर वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो डेल्टा आर वेक्टर इज x, y, सॉरी सिर्फ आर वेक्टर क्या है x, y, हम P तक पहुँचेंगे। आर डैश वेक्टर क्या है x डैश, y डैश, इसकी पोजीशन। डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर को क्या बोलेंगे x डैश y कैप प्लस y डैश j कैप माइनस आर वेक्टर क्या है x i कैप प्लस y j कैप। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या हो गया, i वालों को i वाले के साथ ले लो, j वालों को j वाले के साथ, तो x डैश i कैप माइनस x i कैप, x डैश माइनस x i कैप प्लस y डैश माइनस y j कैप। तो देखिए होता क्या है कि अगर मेरे से p डैश वेक्टर पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, p डैश का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है x डैश, और p का x कोऑर्डिनेट क्या है x, तो x डैश माइनस x करके i कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से y डैश माइनस y करके j कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया p डैश वेक्टर। अगर उल्टा पूछा जाता p डैश p वेक्टर तो p वाले में से p डैश वाले को सब्ट्रैक्ट करते, वो होता x माइनस x डैश i कैप प्लस y माइनस y डैश j कैप, ऐसे। तो जब भी कभी हमसे कोई दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, अब ये तो मैं सिर्फ x और y में बता रहा हूँ, z में आ जाएगा तो तीसरा टर्म और आ जाएगा। ठीक है, बस इतना होगा, समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर मान लीजिए a और b वेक्टर निकालना है तो b वेक्टर वाले कोऑर्डिनेट में से a वेक्टर वाले कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करिए, x वाले जो हैं i कैप लगा दो, y वाले j कैप, ऐसे वाले में। ठीक है, बस ये करना है। ठीक है, तो p डैश के लिए मैंने क्या करा, p डैश तो बाद में क्या, p डैश तो बाद वाले में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट, x डैश माइनस x y कैप, y डैश माइनस y, बस इतना करना। तो ये पूरी लंबी चौड़ी कहानी आपको नहीं समझानी है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर के पोजीशंस, किसी भी वेक्टर की पोजीशन दे रखी है, पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x, y, तो क्या लिखेंगे x i कैप प्लस y j कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि अगर a से b तक जा रहे हैं तो b वाले कोऑर्डिनेट में से a वाले कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करिए, x माइनस x वाले कोऑर्डिनेट्स i कैप, y में से y वाले को सब्ट्रैक्ट करें j कैप, z वाले में से z वाले को सब्ट्रैक्ट करें k कैप, ये करें। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, ये पोजीशन वेक्टर हुआ। उसके बाद देखिएगा अगला जो है, अगला ये पूछ रहे हैं एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप ये देखिए, जैसे हमने ये डेल्टा आर वेक्टर निकाला है, जैसे x डैश माइनस x है, x डैश माइनस x, तो ये जो x में जो डिफरेंस है, x का जो डिफरेंस है उसको डेल्टा x बोलेंगे, डेल्टा x है। ऐसे y का जो डिफरेंस है उसको डेल्टा y बोलेंगे, डेल्टा y j कैप। डेल्टा आर वेक्टर हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब पूछ रहे हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी उसको ऐसे लिखेंगे, v के ऊपर बार लगा देंगे, एवरेज वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा t, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा t। तो v बार इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर क्या हो गया, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी। अब क्या करिए, इनको ना अलग अलग कर दीजिए,
स्प्लिट कर दीजिए, तो वी बार इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कितना हो गया, ये वेलोसिटी हो गई एक्स की डायरेक्शन में, तो इसको वी एक्स बोलते हैं। ठीक है भाई, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट में पोजीशन कितनी चेंज हुई। फॉर एग्जांपल मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ मान लीजिए, है ना, और मैं उड़ते उड़ते वहाँ तक पहुँच गया ऊपर छत तक। तो जब मैं उड़ते उड़ते छत तक पहुँचा तो इसका मतलब क्या है कि मैंने वाई में मेरी पोजीशन वहाँ छत तक पहुँच गई। ठीक है, तो हमारा जो चेंज जो है ना वाई वाली पोजीशन का, उसी को हम बोलेंगे डेल्टा वाई। ठीक है, और जब हम वहाँ तक पहुँचे हैं तो हम थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली भी तो मूव कर गए, पहले यहाँ थे अब हॉरिजॉन्टली हम वहाँ पहुँच गए। तो हमारा एक्स वाली पोजीशन का कितना चेंज हुआ है, दैट एक्स वाली पोजीशन का चेंज इज डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो वी एक्स हो गया, वी एक्स आई कैप। और ऐसे ही हमने कितनी हाइट ले ली, तो दैट डिवाइडेड बाई टाइम, तो हमारा वाई की डायरेक्शन में हमारी कितनी वेलोसिटी होगी, वी बाई जे कैप। ठीक है, और इसको हम बार लगा देंगे क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जब भी निकाली जाती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इन एक्स एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, एवरेज वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस के साथ में आई कैप मल्टीप्लाई कर देंगे और वाई एक्सेस के साथ में जे कैप मल्टीप्लाई। This equation expresses average velocity v bar in terms of its rectangular components vx bar and vy bar. The direction of the average velocity is same as that of displacement vector delta r vector. ठीक है जी, इसके बाद देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि किसी भी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी निकालने के लिए पूछा जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। The instantaneous velocity of a particle is equal to the limiting value of its average velocity when the time interval approaches 0। ठीक है, तो ये जो है ना, इस डेफिनेशन को बस एज इट इज याद करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है बताते हैं। पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेलोसिटी के ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और इसको हम बोलते हैं dr वेक्टर बाई dt। हमने देखा एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी ये है, एवरेज वेलोसिटी ये हो गई कि भाई हम ना अपने घर से चले और अपने स्कूल तक जा रहे हैं। अब स्कूल तक जा रहे हैं तो कहीं टर्न आया, तो टर्न पर बस वाला थोड़ी धीरे ही करता होगा, ऐसा तो टर्न पर हवा बना होता हूँ, बिल्कुल मोड़ देता हूँ उसको, बच्चे गिरते हैं गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रुकेगा। या चेक करता होगा कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चेक करूँगा, कौन बच्चा खिड़की में जाकर लगता है, कौन नीचे गिरता है, कुछ नहीं, तो थोड़ा सा रुकेगा। ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट अगर है तो रुकेगा। ठीक है, और अगर खुला रास्ता दिख रहा है तो थोड़ा तेज़ भी चला देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी उसकी बार बार ना चेंज होती रहती है, बार चेंज होती रहती है, और फिर एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है कि चेंज इन पोजीशन देख लिया, तो चेंज इन पोजीशन इज डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है कि नहीं मुझे इसी इंस्टेंट पर बताओ भैया, आप ही बता दो अभी आपके स्पीडोमीटर में कितना दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने पूछा, आप बस के ड्राइवर के बराबर में खड़े थे, आपने कहा स्पीड बताओ कितनी है, बस आपने बताया, तो एकदम से अभी वो सामने ऐसे देख कर चला रहा है, एकदम से उसने नज़र ऐसे करी, तो वो नज़र ऐसे करने में उसको एक इंस्टेंट लगा ना, जरा सा टाइम लगा, शायद 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड मतलब बहुत ही छोटा टाइम। तो टाइम चेंज टेंडिंग टू 0, इतना छोटा सा टाइम, इतना छोटा सा इंस्टेंट कि एक झटके में उसने जरा से उसमें इंस्टेंट में देख कर बता दिया। तो इस वजह से मैंने इसके आगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लगाया है, समझ गए।
में डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मतलब वो टाइम जो है उसको टी वो जो टाइम है वो टी कहलाने का भी हकदार नहीं है, इतना छोटा टाइम है, इसलिए उसको स्मॉल टाइम इंटरवल हो रहा है, यानी कि डेल्टा टी बोलो, समझ गए। डेल्टा टी मतलब कितना छोटा, इतना छोटा कि 0 सेकेंड। कोई पूछे कि तुझे अपनी स्पीड देखने में कितना टाइम लगा ही नहीं, तुमने पूछा, मैंने फिर से बता दिया। सेकंड क्या, आधा सेकंड भी नहीं लगा, 0.1 सेकंड भी नहीं लगा, तो इसलिए डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो बोलती है। जीरो तो नहीं है ना, अगर कोई कहे कि नहीं मैं उस टाइम की वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं जो है स्लो बहुत स्लो करके बताऊंगा कि भाई तुम मिली सेकंड में नहीं, तूने माइक्रो सेकंड में तो टाइम लिया था। अब वो ड्राइवर भी कहेगा यार कहाँ से पागल आ गया, मिली सेकंड माइक्रो सेकंड कहाँ पहुँच गया। तो साइंस वाला बच्चा तो समझ जाएगा उस बात को कि अगर मैं आपकी वीडियो को बहुत ज़्यादा स्लो करके देखूंगा तो मुझे आपकी आंखें धीरे धीरे नीचे जाती हुई दिखाई देंगी, तब मैं कहूँगा कि देखो इतना टाइम लगा तुम्हें स्पीड देख कर बताने में, ठीक है। तो इंस्टेंट भी जो है उसकी भी कुछ वैल्यू होती है, तो हमने कहा कि कितना छोटा होता है वो इंस्टेंट, यानी टेंडिंग टू जीरो। और जब भी कभी ये वैल्यू आती है ना ऐसे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो ये जो आगे डेल्टा है ना, ये जो दोनों के लिए जो डेल्टा लगा हुआ है डेल्टा, इस डेल्टा की जगह डी आ जाता है, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर दिया आपने उसको, आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे बस, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी उसी इंस्टेंट की वेलोसिटी, समझ गए। तो जब भी कभी हमको डिफरेंशियल निकालना होता है तो किसी भी रेशो के आगे जो डिनोमिनेटर है उसे जीरो के बराबर कर देना होता है, जीरो को बराबर नहीं एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो कर देते हैं, इसलिए उसको टेंडिंग टू जीरो बोलते हैं, ठीक है। 0 सेकंड तो है नहीं ना, इधर पूछा इधर बता दिया रोबोट की तरह, ठीक है, कितनी स्पीड 25, कितनी स्पीड 26, कितनी 27.1, तो ऐसा तो कोई ड्राइवर है नहीं, वो चिट्ठी की तरह चिट्ठी देगा तो रोबोट फिल्म थी उसमें, वैसा नहीं होता। तो इसकी ये तरीका है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का। आगे देखिए डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है कि वो बस वाला ऐसे चला रहा है बस, तो हमने कहा इसी टाइम पर बताओ भैया आपकी डायरेक्शन क्या है, इसी टाइम पर, अच्छा इस टाइम पर मैंने हल्का सा स्टीयरिंग इधर मोड़ा था क्योंकि इधर रिक्शा वाला चल रहा था, और अगर उसी जगह पर मेरे को फिक्स कर दिया जाए तो मैं डिवाइडर तोड़कर सड़क के नीचे उतर जाता, समझ गए। तो आप ये देखें कि हल्का सा अगर स्टीयरिंग ऐसे मोड़ा है तो मोड़ने के बाद वो फिर उसको अपने आप सीधा भी करता है, यही तो ड्राइवर का काम ही है ना, उसको स्टीयरिंग को बैठ कर खेल थोड़ी रहा है वहाँ पर बैठ कर ऐसे उससे खेल रहा है, वो ऐसे घुमा रहा है तो हल्का सा वो सीधा भी करेगा। वो सीधा क्यों करेगा, क्योंकि भाई वो सड़क पर रहना चाहता है, नहीं तो कहीं और पहुँच जाएगा, समझ गए। तो इसलिए ये कहते हैं कि जिस इंस्टेंट पर फॉर एग्जाम्पल कोई बस है या कोई कार है या कोई स्कूटर है, मान लीजिए वो ये बात फॉलो कर रहा है, वो ये बात इसलिए फॉलो कर रहा है कि रास्ते में ट्रैफिक जैम लगा रहा है, कभी इधर घुमाता है कभी इधर घुमाता है, कभी ऐसे करता है, कभी सड़क तो इतनी चौड़ी है इसमें ऐसे सांप की तरह बनाकर धीरे धीरे निकाल रहा है। तो हमने कहा नहीं इसी इंस्टेंट पर बताना जरा वेलोसिटी कितनी है, तो इसी इंस्टेंट पर टेंजेंट बना दो, इसी इंस्टेंट पर टेंजेंट बना दो। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका ये होता है कि अगर कोई पाथ दे रखा है तो उसी इंस्टेंट पर आप टेंजेंट बना दें तो डायरेक्शन आ जाती है, वो यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू समझा रहे हैं, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में, ठीक है। मेरे को 2 मिनट दीजिए अभी आप इन टर्म्स, ये तुम्हारा भी लॉस ऑफ मोशन भी आ रहा है ना, बताया था 18th को एग्जाम, 18 से स्टार्ट है, 18th के बाद
चलिए मेरा देखिएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखा जाए तो कैसे होगा? अच्छा, आप लोगों का जो ग्रुप है ना उस पर आप रोज़ मैसेज ना, जिस दिन क्लास होती है उस दिन तो 4:30 से 5:30 आपकी क्लास है ही। जिस दिन क्लास नहीं है, जैसे कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे वाले दिन शाम को 7 बजे तक एक बार ग्रुप जरूर चेक कर लेना। भाई मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वाले दिन वैसे तो मतलब आप देखते ही नहीं होंगे कि क्या मैसेज आएगा, लेकिन देख लेना मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 7 बजे तक मैं ना आपको मैसेज कर दिया करूँगा। मैं आपकी ना या तो 30 मिनट या 40 मिनट की एक एक्स्ट्रा क्लास लिया करूँगा, वो होगी रात में 9 से 9:30 या 9 से 9:40 तक, ये टाइम रहा करेगा उसका। हाँ, ऑनलाइन ही रहेगी। अगर आप में से कोई भी बच्चा आना चाहता है तो आ सकते हैं, मैं तो यहीं खड़ा होकर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो वो सिर्फ इसलिए है कि थोड़ा सा ना सिलेबस को हम पुशअप कर दें, इसलिए क्योंकि आप ये देखिए कि हम न्यूमेरिकल्स भी ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट के भी काफ़ी करें और इसके क्रॉस प्रोडक्ट के भी करें। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो 3 क्लासेस जो है वो कम पड़ जाएंगी। तो इसलिए मैं हफ्ते में 1 या 2 एक्स्ट्रा क्लास जरूर लूँगा। तो थोड़ा सा अगर हमको 30 मिनट 40 मिनट का भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वाले दिन बस चेक कर लिया करूँगा, ठीक है। और जो भी है मैक्सिमम शाम को 7 बजे तक मैं मैसेज कर दूँगा कि एक्स्ट्रा क्लास ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ। नहीं मैसेज आया है तो नहीं है, मैसेज आ गया है तो ये देखिए, ठीक है। अब जरा देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। Rectangular components. The instantaneous velocity is given by p vector is equal to dr vector by dt। अभी भी देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखते हैं dr vector by dt। d by dt का मतलब क्या है? जैसे d by dx का मतलब होता है हम किसी भी एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। d by dt का मतलब हम किसी भी एक्सप्रेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये होता है इसका मतलब। तो dr vector by dt, अब इसको वापस वैसे ही लिखो जैसे होता था, ये हो जाएगा लिमिट। बार बार ये मत सोचिएगा कि ये लिमिट बार बार लिखना ये कुछ मतलब मुश्किल सी चीज़ है, ये कुछ नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए डिनोमिनेटर में जो टाइम है वो बहुत इंस्टेंट है, मतलब बहुत छोटा सा इंस्टेंट, जरा सा टाइम। इसलिए डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और वापस से लिख देंगे डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी, डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी। उसके बाद देखिए ये जो डेल्टा आर वेक्टर है, डेल्टा आर वेक्टर को हमने क्या लिया था? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ठीक है। तो इसकी जगह ये लिख देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी, ठीक। और अब इसको स्प्लिट करेंगे
v vector is equal to limit delta t tending to 0 delta x upon delta t I cap plus limit delta t tending to 0 delta y upon delta t j cap delta y upon delta t j cap ये हो गई लिमिट को हम स्प्लिट कर सकते हैं। मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे लिमिट अगर इसके साथ पूरे एक्सप्रेशन के साथ है तो इसके साथ भी जाएगी इसके साथ भी जाएगी, इसको स्प्लिट करा जा सकता है। इसके बाद देखिए कि जब हमने लिमिट को इस तरीके से ले लिया तो ये जो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, इसी को तो डी एक्स बाई डी टी बोलेंगे। आप देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी, इसी को तो डी आर वेक्टर बाई डी टी बोल दिया। तो जब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है तो इसी को तो डी एक्स बाई डी टी बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी आई क्या वी वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई क्या प्लस इसी को तो डी वाई बाई डी टी बोलेंगे, डी वाई बाई डी टी जे क्या डी एक्स बाई डी टी, यही तो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस होता है डी एक्स आई क्या, ठीक है, प्लस वी वाई जे क्या, ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, अच्छा अब जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी वेक्टर के लिए। तो जैसे आप ये देखिएगा कि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेलोसिटी है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड तो स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, आई वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका दोनों को ऐड करके उसका अंडर रूट निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इसको सिंपली v बोल देंगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। उसके बाद देखिएगा अब अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी होगी तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी वो देखिएगा। पेज नंबर 32 पर आ जाइए। फिगर डी शोज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वी एक्स एंड वी वाई ऑफ वेलोसिटी वी वेक्टर इफ वी वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस देन हमने ये कहा एक डायग्राम बना लिया यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारे पास हो गया ओरिजिन। ठीक है, ये हमने बोला कि ये वेलोसिटी का कर्व है, मतलब कोई भी जो बॉडी है वो इस तरीके से ये वाला पाथ फॉलो करेगी। तो हमने ये बोला कि फिगर डी शोज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वी एक्स एंड वी वाई इफ वी वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो हमने ये कहा कि इस पॉइंट पर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, मान लिया इस पॉइंट आप यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर निकाल लो, आपकी मर्जी है। हमने कहा इस पॉइंट पर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, हमने कहा वेलोसिटी ये होगी इस पॉइंट पर ऐसे, अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट करेगी तो ऐसे जाएगा। अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। जब कोई चीज़ ऐसे जा रही है, जैसे एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जाने का मतलब क्या, एक्स एक्सिस को थोड़ा इसने डिस्टेंस ट्रैवल करा और वाई एक्सिस को भी इसकी थोड़ी सी हाइट पर ये पहुँचा। तो हमने कहा कि इसके कंपोनेंट्स में इसको स्प्लिट कर देंगे। तो कंपोनेंट्स में हमने ऐसे स्प्लिट करा कि भाई इतना तो ये आ गया एक्स में, तो यानी कि ये हमारे पास वी वेक्टर था, तो ये हो गया वी एक्स आई क्या मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और इतना ये इस पॉइंट पर था, इतना ये उठकर यहाँ पर आ गया, यानी कि वी वाई जे कैप, तो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए वेलोसिटी के, वी वाई वर्टिकल और वी एक्स हॉरिजॉन्टल, ये समझ गए। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हमारा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, और हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी अगर एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बना रही है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए पूरे फिजिक्स पे याद रखना है, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको टेंजेंट निकालना होता है बस, यानी कि टैन थीटा निकालना होता है। तो टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म टैन होती है, टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म टैन। तो टैन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स।
आप ना ये भी देख लेना 11th क्लास में ये कोई पैटर्न तो होता नहीं, बोर्ड वगैरह तो होता नहीं है, तो ये भी देख लेना कि कौन सा जो टॉपिक है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देकर टीचर करवाना है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस चीज़ में ज़्यादा पूछा जा सकता है। कोई टॉपिक होता है जिसको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देकर टीचर पढ़ाते हैं, तो समझ जाना कि भाई इसमें से पेपर बनने वाला है। और कुछ जो आपके सीनियर्स हो ना, उन सीनियर्स के भी टच में रहना, जो 12th क्लास में हो उनसे कह देना कि कोई बच्चा ऐसा होता है जो अपने ना सारे के सारे पेपर संभाल कर रखता है। तो ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि जिन्होंने पिछले साल पढ़ाया था 11th में वही इस साल पढ़ा रहे हैं, तो क्या करते हैं थोड़ा बहुत एडिट करते हैं बस अपने पिछले साल के जो पेपर्स हैं, ठीक है। तो उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। प्रोजेक्ट एडमिशन कराया था ना, मैं भी कराया। हाँ, तो प्रोजेक्ट एडमिशन में पूछा जाता है, उसके डेरिवेशन थे 4-5 डेरिवेशन से पूछे जाते। अब जरा देखिएगा, जब यहाँ डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन के नाम पर हमको केवल टेंजेंट निकालना होता है, यानी कि tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन dx। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy अपॉन dx। ये थीटा की वैल्यू इस तरह से टेंजेंट निकलता है। बताइए जी, समझ गए? ठीक है, चलिए जी। इसी तरीके से हम ये देखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ये पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, एवरेज एक्सेलरेशन को जैसे एवरेज वेलोसिटी को v बार बोला था, इसको a बार बोलेंगे। a बार क्या हो जाएगा? ax बार i कैप प्लस a y बार j कैप, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो आप समझ गए होंगे। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, उसमें डेल्टा t टेंडिंग लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 करते थे, वही काम यहाँ पर करेंगे। ये वेक्टर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे ये वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। वहाँ क्या होता है एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। यहाँ होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा? वी वेक्टर बाय dt, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। इसी तरीके से डायरेक्शन निकाली जा सकती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, कि वेलोसिटी के ग्राफ में जो वेलोसिटी का ग्राफ है उस पर टेंजेंट आप डाल दीजिए, तो उसी तरीके से डायरेक्शन निकाल दीजिए इससे, ठीक। इतना कर लीजिए, बहुत कोई ज़्यादा डिटेल में इसको पूछा नहीं है। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, तो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स के टर्म्स में अगर इसको निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी कि ए वेक्टर को, तो इसका भी वही बिल्कुल मेथड ऐसे ही, ए वेक्टर इज इक्वल टू देखा डी वी वेक्टर बाई डी टी है, तो इसको वापस से लिखेंगे ऐसी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और डेल्टा वी वेक्टर क्या होगा? वी एक्स आई क्या प्लस वी वाई चेक है अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब इनको स्प्लिट करके लिखो, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी एक्सपैंड करेंगे तो डेल्टा एक्स के साथ भी जाएगा, डेल्टा एक्स के साथ भी डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी
प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा डी वाई ये हो गया। और इसी को ये जो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 इसी को तो डी वी एक्स बाई डी टी बोलते हैं। ये हो गया डी वी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया डी वी वाई बाई डी टी जे कैप, और डी वी एक्स बाई डी टी ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स, तो ये बन जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। ये वेक्टर हमारे पास हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद जो पेज नंबर 34 पर है, टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन इज इक्विवेलेंट टू वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वाला टॉपिक काट दीजिए। ये जब नोट्स बनाए थे तब सिलेबस में हुआ करता था, डिटेल में पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। ये वाला टॉपिक काट दीजिए, पेज नंबर 34 वाला। पेज 35 पर जो टॉपिक है ये भी काट दीजिए, ऐसे ही पेज 36 वाला भी काट दो, ठीक है। और ये आपका पेज नंबर 37 भी काट दीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी वाला है, ये नहीं आता। पेज 38 भी पूरा हटा दीजिए, ठीक है। अब सीधा हमको प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन करना पेज नंबर 39 पर। तो पेज नंबर 38 तक कुछ भी नहीं करना। रिलेटिव वेलोसिटी आप देखेंगे सिलेबस में है नहीं, हट चुका है, लास्ट ईयर ही हट गया था सिलेबस में से, ठीक है। तो हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करवाता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बस जी आज इतना ही कर दीजिए। तो आप प्रिपेयर रहिएगा, जो आपके रेगुलर क्लासेस हैं उनके अलावा जो दिन है उसमें मैं आधे घंटे या 40 मिनट की क्लास रखूँगा, तो आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा भी टॉपिक खींचेगा तो सिलेबस ईजिली हो जाएगा।